हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें कैसे लिख के आना है, कितने पॉइंट्स लिख के आने हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो टॉपिक है यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जिससे करके ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड है उसका मतलब समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी क्या कि ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मेटल या फिर बोल लो कोई सैंपल जिसका हमें स्टडी करना है, ये दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी की जाती है। जैसे कि हमारे पास कोई एक सैंपल है जिसका हमें स्टडी करना है, जैसे कि हो गया मेटल। अब ये मेटल के मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसका अगर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम ये प्लेट पे भेजेंगे, मटेरियल पे भेजेंगे, सैंपल पे भेजेंगे, जिसके कारण कुछ रेडिएशन की एनर्जी ये सैंपल एब्सॉर्ब कर लेगा और बची रेडिएशन को ये बाहर भेज देगा। और बाहर एक डिटेक्टर होगा जो कुछ डिटेक्ट करेगा, कुछ ग्राफ वगैरह बनाएगा, और उससे हम ये मेटल या फिर ये सैंपल है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका स्टडी कर पाएंगे। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मेटल या फिर बोल लो कोई मैटर। ठीक है, अब कैसी स्टडी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जो अभी देखा हमने। अगर बायोलॉजी की बात करें तो डीएनए और आरएनए वगैरह जो है उनका स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर सकते हैं, और केमिकल कंपाउंड भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कोई केमिकल कंपाउंड दिया है, उसके अंदर कार्बन परसेंटेज कितने हैं वगैरह वगैरह, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक टाइप है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिकली तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यूवी यानी क्या, अल्ट्रावायोलेट रे। वीआईएस यानी विजिबल रे। विजिबल रे कौन से होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो 7 कलर होते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह। ठीक है, दूसरा टाइप होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और लास्ट में आता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इस वीडियो में यूवीवीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक टर्म देखी, यहाँ पे लिखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं वो रेडिएशन बने होते हैं फोटॉन्स के। ठीक है, फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो रेडिएशन में होते हैं, तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फोटॉन के बने होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसमें दो चीज वाइब्रेट करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पहली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। ये चीज यहाँ पे बोर्ड पे मैंने बना के रखी है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे वाइब्रेट कर रही है बोर्ड के पैरेलल, और ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड के अंदर बाहर वाइब्रेट हो रही है। ये डायरेक्शन हो गया हमारा रेडिएशन का, प्रोपेगेशन का। रेडिएशन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन। यानी इतना हमें समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं जिसे हम फोटॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्ट्रावायोलेट विजिबल रे है वो एक तरीके के रेडिएशन है। रेडिएशन अगर है तो उसके कुछ वेवलेंथ होंगे, तो यहाँ पे लिखा है लैम्बडा यानी वेवलेंथ। यूवी रे का वेवलेंथ जो होता है 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है, और विजिबल रे का जो वेवलेंथ होता है वो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच का होता है। वेवलेंथ यानी क्या, तो यहाँ पे जगह है तो मैं बना देता हूं। ये हो गया हमारा रेडिएशन, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, तो ये एक और बना देते हैं अच्छे से समझने के लिए।
तो ये जो दो पिक पॉइंट है, ये दो पिक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर बोल लो ये जो दो नीचे के पॉइंट है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि मेटल जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रोटेट करते हैं या फिर बोलो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, किसी में कोई ऑर्बिट ऐसी होती है जिसकी हायर एनर्जी लेवल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन बना के रखा है जिसे हम बोल देंगे लोअर एनर्जी लेवल, जिसके पास सपोज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। ठीक है, अब जब हम ये जो सैंपल है, ये जो मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसे अगर हम UV-VIS रेडिएशन देते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, तब क्या होगा, तब जो रेडिएशन देंगे उसकी भी कुछ एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी आई प्लेट के पास, तो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेंगे। एब्सॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच चुका है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रह पाते, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, वापस से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसे कुछ एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यानी जितनी एनर्जी हमने दी थी उतनी ही एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब इतनी एनर्जी एमिट कर देगा, एनर्जी का एमिशन कर देगा और बाद में वापस से अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने के कारण ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर होगी, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ फोटोन, वो होगी E इक्वल्स टू hc/λ के बराबर, जहां पे h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड है। c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्ब्डा हो गया हमारा वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी बेसिक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि UV-VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेटअप कैसे होता है, कैसे हम किसी भी सैंपल का स्टडी कर सकते हैं, कौन से इक्वेशन आते हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप होता है UV-VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसके अंदर एक लैंप होता है। ये लैंप में से कुछ रेडिएशन निकलती है। ये जो रेडिएशन होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। हमें पता है 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ UV रेडिएशन का होता है और 400 से 800 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो विजिबल रे का होता है। अब ये जो रेडिएशन है, या फिर बोल लो फोटोन है, या फिर बोल लो कुछ एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये रेडिएशन जाती है मोनोक्रोमेटर पे। मोनोक्रोमेटर यानी क्या, एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, जो भी व्हाइट लाइट यहाँ पे आती है उसे 7 डिफरेंट कलर्स में वो डिवाइड कर देता है। बाद में ये जो लाइट है वो एक स्लिट के थ्रू पास होती है। स्लिट यानी क्या, कि हमने एक ऐसे पतले से स्लॉट बनाए हैं, ऐसा कुछ हमने कुछ पेपर जैसा लिया है और उसके ऊपर पतला सा हमने एक स्लॉट बना दिया है। ठीक है, अब ये स्लिट में से कुछ इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है जो यहां से हमने पास करी, कुछ इंटेंसिटी की रेडिएशन I0 ओरिजिनल इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो यहां से बाहर आती है। यहाँ पे हम रख लेंगे सैंपल प्लेट जिसका हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब ये जो इंटेंसिटी की रेडिएशन आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसमें से कुछ इंटेंसिटी ये जो सैंपल प्लेट है उसमें एब्सॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लेट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इतने इंटेंसिटी में से, इतनी एनर्जी में से कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेंगे, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कुछ एनर्जी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और बची जो इंटेंसिटी है एनर्जी रेडिएशन की वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा कि I0 जो होता है I से बड़ा होता है। अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उसमें से सपोज इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, तो कम एनर्जी बाहर जाने वाली है, इंटेंसिटी बाहर जाने वाली है। अब ये जो इंटेंसिटी की रेडिएशन आई वो डिटेक्टर में जाएगी। डिटेक्टर डिटेक्ट करने वाला है कि जो इंटेंसिटी की रेडिएशन बाहर आई है उसका वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है,
यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होगा, सपोज लैम्बडा डैश, यहाँ पे वेवलेंथ कुछ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो चुकी है। हमें एनर्जी का इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। यहाँ पे कुछ एनर्जी थी, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई, यानी E का वैल्यू बदल गया। अगर E का वैल्यू बदल गया तो लैम्बडा का वैल्यू भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि H और C जो है वो दोनों कांस्टेंट है। तो डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर जो है वो जो बाहर लाइट आई सैंपल प्लेट से उसका वेवलेंथ मेजर कर देगा, और पास में एक रीडर होता है जो कुछ ग्राफ बना देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अब हम वर्किंग की बात करें, सॉरी इक्वेशन की बात करें। इक्वेशन में क्या आता है कि ट्रांजिशन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के, वो ट्रांजिशन का वैल्यू होता है I बाई आई नॉट, यानी ट्रांजिशन इज अ रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटीज। ये I इंटेंसिटी कौन सी है? बाहर आने वाली। I नॉट कौन सी है? ओरिजिनल जो हमने दी है। इससे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन समझ सकते हैं या कितना ट्रांजिशन है वो पता लगा सकते हैं। अब यही बात ये ग्राफ के तौर भी हम समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इंटेंसिटी जो बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी प्लेट के अंदर कितना कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, ज्यादा है कम है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले ये ग्राफ को अगर हम समझे तो अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट को अगर नीचे ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे है? कम है। क्यों? ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जो I है जो बाहर आ रहा है वो कैसा होगा? I बहुत ज्यादा होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा? देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, अगर कम है तो कम एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो ज्यादा एनर्जी लेंगे, कम इलेक्ट्रॉन है तो कम इंटेंसिटी एब्सॉर्ब करेंगे। कम इंटेंसिटी एब्सॉर्ब करी तो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी बाहर आने वाली है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ये पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे है? ज्यादा है, यानी प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे है? ज्यादा है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये जो I नॉट एनर्जी इंटेंसिटी हम दे रहे हैं वो ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे। ज्यादा एब्सॉर्ब करी तो यहाँ पे कम इंटेंसिटी बाहर निकल के आएगी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो लाइट की कम निकल के आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्सॉर्बेंस का भी एक इक्वेशन है जो हमें याद रखना पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके का है, ट्रांजिशन जैसा ही है। यही इक्वेशन लिखो और आगे लगा लो माइनस लॉग। ठीक है, ये जो एब्सॉर्प्शन है उसे हम ये ग्राफ की तौर से भी समझ सकते हैं। कैसे? ये हो गया 0। अगर ये प्लेट के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके प्रपोर्शन में ही एनर्जी एब्सॉर्ब होने वाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन के प्रपोर्शन में ही एनर्जी एब्सॉर्ब होने वाली है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शन में ही एनर्जी एब्सॉर्ब होने वाली है, यानी एब्सॉर्प्शन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शन है। जबकि जो बाहर इंटेंसिटी निकल रही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे कम एनर्जी आएगी, ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगा। कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो ये ज्यादा निकल के आ जाएगी, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये डिटेक्टर क्या करेगा वो बात मैंने लिख लिया। डिटेक्टर डिटेक्ट्स द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी डिटेक्टर क्या करेगा? जो रेडिएशन बाहर आई उसका वेवलेंथ डिटेक्ट कर देगा जो सैंपल प्लेट से बाहर आई है। ये वेवलेंथ पे से हम क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर बैंड गैप ऑफ सैंपल प्लेट। जो हमने सैंपल प्लेट ली थी उसका जो बैंड गैप है वो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड होता है, दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, ये बैंड गैप की एनर्जी वो हम इस इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं। कैसे? लैम्बडा हमें यहां से मिल चुका है, ठीक है, H और C की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो हमें जूल में आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी UV-VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।